नमस्कार मित्रों, अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द दिवाली ओकेजन एंड दिवाली ओवर। पटाखों का आनंद आपने सभी ने लिया होगा। इस बार काफ़ी धूम धड़ाके से पटाखे जयपुर में फोड़े गए। लाइटिंग का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और जैसा कि अखबारों से पता चलता है कि जो बिजनेस व्यापारी हैं उनका कारोबार भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो हम आपकी सफलता की तहे दिल से कामना करते हैं। भगवान करे आपका 2023 का जो वर्ष आने वाला है और जो दिवाली के बाद का जो समय है बहुत अच्छे से व्यतीत हो। आरएस के जो एस्पिरेंट्स हैं इंटरव्यू में सफल हों। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन हो चुकी हैं, सभी सफलता के मंजिल पर पहुंचे। और एनटीटी के प्रिय अभ्यर्थी 6 दिसंबर को आपका केस लगा हुआ है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, यही हम उम्मीद करते हैं। आज चूंकि अभी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट तक की छुट्टियां चल रही हैं, 31 मंडे से शायद सभी कोर्ट्स में सुचारू रूप से जो नियमित कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। तब हम सोचते हैं कि जो है कुछ केसेज में अर्जेंट हियरिंग भी लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि एनटीटी के प्रकरण में भी हम अर्जेंट हियरिंग लगा करके और प्रकरण को नवंबर के एंड में या नवंबर के मिड में कम से कम डिसाइड करने का एक एप्लीकेशन जो है दायर कर सकते हैं, बशर्ते एक दो कैंडिडेट्स जो है आगे आ जाएं। दैट विल हेल्प मी टू फाइल ए अर्जेंट हायरिंग एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। एनीवे, और या फिर एक महीना वेट कर लीजिएगा। इंतजार की घड़ियां जो है लंबी जरूर होती हैं, लेकिन वो उत्साहवर्धन आपका करती रहती है। कुछ लीक से हट करके आज हम एक छोटा सा एक वीडियो एक विशेष पहलू पर डालना चाहेंगे। वैसे तो मित्रों हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो। फैमिली डिस्प्यूट जो है आजकल एक आम परिपाटी बन गई है। पहले हम लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते या स्वतंत्रता का, इवन हाई कोर्ट्स का जो लिविंग इन रिलेशन वाला जो जजमेंट कई बार आ जाता है, कभी हाई कर्नाटक हाई कोर्ट, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट, कभी दिल्ली हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें इन चीज़ों को बढ़ावा तो देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें क्या होता है, हम इंटरकास्ट मैरिजेस तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी शैली, लिविंग स्टाइल मैच नहीं खाती और हम लोग तलाक की नौबत पर तक पहुंच जाते हैं। जहां पर म्यूचुअल तलाक हो जाता है वहां तक तो कोई खास बात नहीं होती, फिर भी प्रकरण जल्दी से निपट जाता है और दोनों पक्ष अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जहां म्यूचुअल तलाक नहीं होता है और जहां पर या तो लड़की जिद पर अड़ी रहती है या लड़का पक्ष जो है जिद पर अड़ा रहता है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो वो प्रकरण फिर लंबे खींचते चले जाते हैं। सेक्शन 25 के तहत मेंटेनेंस के मुकदमे दायर किए जाते हैं और फिर जो है वो लंबे खींचते चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, सपोज करिए हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे प्रकरण ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखं न भाग् भवेत्। इसलिए सबसे पहली जो बात है इसमें यह है कि जैसे कि आप डाइवर्स की पिटीशन कहीं फाइल करते हैं, जहाँ लड़की होती है नॉर्मली, या लड़का जहाँ होता है अपना पिटीशन फाइल करता है, और जो वधु पक्ष होते हैं, लड़की वाले जो होते हैं, वहाँ पर पिटीशन फाइल करना चाहेंगे सेशन कोर्ट में या जो भी उनका संबंधित जुडिक्शन वाला कोर्ट है जहाँ पर वो लड़की निवास कर रही होती है। अब एक को सपोज करिए जो है कलकत्ता से आने पड़ रहा है, दूसरा जयपुर में है, तो ऐसे प्रकरण में कई लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसी कंडीशन में ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है। तो इसी के ऊपर हम आपको बताना चाहेंगे आज। ट्रांसफर एप्लीकेशन जो स्टेट टू स्टेट होते हैं, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट दूसरे सेशन कोर्ट, एक स्टेट का मामला है दूसरे सेशन कोर्ट में पिटिशन दायर करना का मामला है, और फिर उसमें ट्रांसफर पिटिशन। तो ये जो मित्रों, इसके लिए जो विशेष अधिकार है जिसे कहते हैं इनहेरेंट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संविधान का आर्टिकल 32 के तहत ये विशेष अधिकार इनहेरेंट जुरिडिक्शन माननीय उच्च न्यायालय का है, उच्चतम न्यायालय का है, उच्च न्यायालय का नहीं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट में जाकर के आपको एक पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी कि मेरे पतिदेव ने जो मुकदमा है डाइवर्स का वो कलकत्ता में फाइल किया हुआ है और मैं जयपुर में या अजमेर में निवास कर रही हूँ, जहाँ भी जो भी सिचुएशन हो, तो उस कंडीशन में आपको पिटिशन जो लगानी पड़ेगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगानी पड़ेगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही आपको अगर स्टे, सपोज करिए आप डाइवर्स नहीं चाहती हैं,
तो आपको जो स्टे पिटिशन है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगानी पड़ेगी। दोनों रिलीफ आप एक ही SLP, स्पेशल लीव पिटिशन बोलते हैं उसको, दोनों रिलीफ आप एक ही पिटिशन में लगा सकती हैं, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं होती है। तो उस कंडीशन में यदि सुप्रीम कोर्ट उसमें एग्री हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके प्रकरण को आपकी वांछित जगह जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन ना हो तो ज़्यादा बेटर होती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जो है उसमें जो मध्यस्थ है वो नियुक्त कर देते हैं, मीडिएटर, या तो आपसी सहमति से डाइवर्स हो जाए और या फिर आपसी सहमति से वापस गाड़ी जो है वो जो नीचे ड्रेल हुई है वो वापस रेल होकर के और पटरी पे आ जाए। तो यही पुलिस का भी रवैया होता है स्टार्टिंग में। यदि हम FIR दर्ज करने जाते हैं तो पुलिस भी पहले आगे कार्रवाई करने से पहले 498 वगैरह के जितने प्रकरण होते हैं पहले मीडिएटर का रोल करती है और दोनों में फैमिली कोर्ट की तरह से सुलह करवाने का एक विकल्प देती है। ऐसे ही कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मीडिएटर की नियुक्ति कर देता है। ये जो मीडिएटर होते हैं वो कोई NGOs हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेज हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उनके पैनल पर होती हैं, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक मेंटेनेंस की बात है तो मेंटेनेंस जो होता है वो इवन यदि किसी हस्बैंड वाइफ के कपल के बच्चे हैं, सपोज करिए माइनर बच्चे हैं और दोनों में डाइवर्स हो जाता है, तो जो बच्चे हैं जब तक वो मेजर नहीं हो जाते हैं या लड़की की जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक भी आपको मेंटेनेंस पतिदेव से मिलने का प्रावधान है। इसलिए आप ये छोटी छोटी जानकारियों से वाकिफ हो। हम ये नहीं कहते कि आपके बीच में डाइवर्स की नौबत आए या सिचुएशन इस तरह की बिगड़े, लेकिन जब बिगड़ जाती है तो कर क्या सकते हैं। हम तो एडवोकेट लोग हैं, आप लोगों को हम जुडिशियल ऑफिसर होने के नाते यही सलाह देंगे, कोर्ट के ऑफिसर होने के नाते, कि आप जो हैं ये आपके पास में रेमेडीज हैं। उसके लिए आपको पुख्ता साक्ष्य और पुख्ता जो एविडेंसेज हैं, चाहे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इस पर आप जो है जो भी आपके साथ घटना घटती है आप उसका वीडियो बना सकती हैं या बना सकते हैं, एविडेंस एकत्रित कर सकते हैं। CCTV कैमराज होते हैं घरों में आजकल, CCTV कैमराज के माध्यम से एविडेंस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके बीच में मारपाट हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो रही है या दहेज की डिमांड की जा रही है। तो ये एविडेंस तो आपको जो है किसी प्रकार से सबूत तो एकत्रित करने ही पड़ेंगे। सबूत सच्चे होने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला भी सच्चाई का ही साथ देता है, झूठ का कभी साथ ऊपर वाला भी नहीं देता है। सत्यमेव जयते इसीलिए कहा गया है, सत्यमेव जयते। आज कलयुग है लेकिन ये थ्योरी लागू तो होती है कुल मिलाकर के। अल्टीमेटली सत्य जो है वो थोड़ा परेशान होता है निश्चित रूप से, लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। ये धारणा आपको भी दृढ़ संकल्प के साथ में अपने मन मस्तिष्क में संजो के रखनी पड़ेगी। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आजकल एजुकेशन का जमाना है, लड़कियों की जो मैरिज है, मैंने देखा है बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS IPS IRS रेलवेज, कितने नेता सेता भी हैं, कई अपने जो बच्चे हैं उनको, बच्चियां विशेष रूप से लड़कियों की जो सगाई बहुत ही कम उम्र में कर देते हैं, या फिर देखते हैं कि मेरी बेटी को तो IPS दामाद मिल गया है या IAS मिल गया है या IRS मिल गया है और उसके साथ में उसको बांध देते हैं। देखिए IAS IPS या कोई नेता या MP MLA मिलने से जो है वस्तु स्थिति संभल नहीं जाती है लड़की की, जब तक लड़की अपने पैरों पर खड़ी ना हो। आजकल हम देखते हैं बहुत से इतने जागरूक लोग हैं कि जो क्लास 4 कर्मचारी है, मैंने देखा है हमारे गांव में, किसान लोग हैं, उनके बच्चे, उनकी जो लड़कियां हैं वो टीचर्स में, आपकी जो नर्सिंग एजुकेशन है उसमें, नर्सिंग सर्विसेज में, इसमें सब में आ रही हैं। तो कहीं पर भी बच्चों को ये नहीं कि हमको ये मिल गया है, IAS दामाद मिल गया है तो उससे लड़की को अपने शादी कर दो और उसका बेचारी का कैरियर जो है बर्बाद कर दो। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूँ। समाज में आप खुद अफसर हैं तो अपने बच्चों को भी आप जो है एक अपने पैरों पर खड़ा करिए, उनको आप अफसर बनाइए, अपने लेवल पर लाइए, जो भी उनकी योग्यता है उसके अनुसार, बट उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए कम से कम। जो है एवरीबॉडी मस्ट गेट द जॉब, जो भी जॉब है। हम ये नहीं कहते कि उनको आप जो है IAS IPS ही बनाए, IRS ही बनाए, कस्टम ऑफिसर ही बनाए। यदि वो कॉलेज लेक्चर की योग्यता रखते हैं वो बनाए, जुडिशियल ऑफिसर की योग्यता रखते हैं तो वो बनाए, RS की योग्यता रखते हैं तो वो बनाए, टीचर की योग्यता रखते हैं तो वो बनाए, या एडवोकेट बनाना है तो एडवोकेट बनाए, या कोई प्राइवेट यदि आपको कंप्यूटर बिजनेस है या कोई भी वट एवर इट भी, कोई कंपनी ज्वाइन करवानी है, बट उसको अपने पैरों पर खड़ा करके और तब मेहरबानी करके जो है अपने बच्चों का एंगेजमेंट करें। एज फैक्टर कुछ नहीं होता है आज के जमाने में, एज फैक्टर इज नथिंग। बेंजर भुट्टो ने तो जो है 36 या 37 ईयर्स में जाके शादी करी थी और उसके बावजूद भी कम से कम 8-10 बच्चे पैदा किए थे। इसलिए इसमें कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करिए, उनको योग्य बनाइए। यही आपका ध्येय है, यही आपका उद्देश्य है। बस इसी वीडियो के साथ में हम आपको ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे और
चिंता न करें, व्यर्थ की फिक्र मन में किसी प्रकार की शंका त्रशंका बिल्कुल न लाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव खाएं, पॉजिटिव पिएं और पॉजिटिव ही बाहर निकालें एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट से भी पॉजिटिव ही लें। यही इसी दृढ़ संकल्प के साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये चैनल है इसको पूरा देखें, तभी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, आपको मजा आएगा। एनटीटी के अभ्यर्थी चिंता न करें, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। 6 दिसंबर वेट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू वेरी सून।